Hi friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the PIB News and Indian Express explained and editorial sections. और कल आपका फीडबैक हमें काफ़ी अच्छा मिला था. So आप इसी तरीके से देते रहिए. Keep sharing our videos, keep liking them and keep giving your feedback. So we'll be continuing this initiative as long as you want it टू कंटिन्यू. ओके, तो पीआईबी न्यूज़ से शुरू करते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज़ दैट पीएम एड्रेसेस ग्रैंड फिनाले ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020. तो इन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन का मतलब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से एड्रेस किया है. एंड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन बेसिकली क्या किस चीज़ के लिए है? फॉर द स्टूडेंट्स हु आर वर्किंग ऑन सेवरल सोल्यूशंस टू द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द कंट्री. ठीक है, तो जो कंट्री को कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसके लिए सोल्यूशंस डेवलप करने के लिए स्टूडेंट्स इस तरीके का इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस हैकाथॉन में. ओके, और इसमें खासकर जो इंडिया का भी डेटा रिगार्डिंग जो एस्पिरेशंस है, डिजिटाइजेशन और हाईटेक फ्यूचर है, उसको टारगेट किया जाता है. ओके, तो आपको पता ही हम इस चीज़ की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं. ओके, एंड ही ऑल्सो एड्रेस्ड ऑन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी. तो वही कि हम अपने यूथ को ध्यान में रख के उनके एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के कर रहे हैं. सो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्यू थिंग्स अबाउट द एजुकेशन पॉलिसी. एंड अब एमएसएमई मिनिस्टर ने खादी गिफ्ट बॉक्स ऑफ सिल्क मास्क लॉन्च किया है. तो ये एक फेस्टिवल का जो अभी ये मौका है, इस मौके पे इसको किया गया है. एंड इट इज़ द गिफ्ट बॉक्स इज़ डेवलप्ड बाय द KVIC, दैट इज़ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू टुडे कि KVIC जो बॉडी है किस तरीके की बॉडी है, कब स्टैब्लिश हुई थी, इसके बारे में आपको बताना है. सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. अब ये जो गिफ्ट बॉक्स है, इट कंसिस्ट ऑफ 4 हैंडक्राफ्टेड सिल्क मास्क इन डिफरेंट कलर्स एंड प्रिंट्स. ठीक है, और इसका फ़ायदा क्या है? इसको जो ये इनका इनिशिएटिव है, इसका क्या फ़ायदा है? एक तो आर्टिसन जो है उनको सस्टेनेबल लाइवलीहुड, खासकर अभी कोरोना के टाइम पे, और इसका जो प्राइस है वो 500 ही है. एंड इसके अलावा जो KVIC के चेयरमैन हैं अभी, श्री विनय कुमार सक्सेना, उनका भी ये कहना था कि इसके अंदर पोटेंशियल है टू टैप द फॉरेन मार्केट. ओके, तो अभी ऑलरेडी हम मतलब वही है कि जिस चीज़ की डिमांड होगी उसी चीज़ के लिए अगर करें तो लोकल आर्टिसंस को भी फ़ायदा मिलेगा और इकोनॉमी को भी फ़ायदा मिलेगा. ओके, तो फॉरेन मार्केट को टैप करना, और अभी वही फेस्टिवल सीज़न के चलते रीज़नेबल प्राइस्ड गिफ्ट है और मतलब यूज़फुल भी है, तो इसके लिए काफ़ी सही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इसकी और क्या खासियत है कि ये ट्रिपल लेयर्ड सिल्क मास्क है विच आर स्किन फ्रेंडली, वॉशेबल, रीयूजेबल एंड बायोडिग्रेडेबल. ओके, नाउ द सक्सेसफुल completion ऑफ फर्स्ट पैन इंडिया 1000 genome sequencing ऑफ SARS-CoV-2. ओके, तो अभी ये कंप्लीट हुआ है और पहला मतलब ये पूरा पैन इंडिया 1000 जिनोम्स की सीक्वेंसिंग की गई है सार्स के लिए, और DBT के अंडर यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक के अंडर हुआ था ये चीज़. और इसके अलावा क्या किया है अभी, एक लार्जेस्ट नेटवर्क बनाया गया है. 5 डेडिकेटेड COVID-19 बायो रिपोजिटरीज हैव बीन इस्टेब्लिश्ड. तो ये बायो रिपोजिटरीज किसके लिए, ये अभी हम आगे आपको बताएंगे. ये कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई हैं? भुवनेश्वर, फरीदाबाद, न्यू दिल्ली, पुणे और बैंगलोर के. ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट्स के नाम भी लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं. एंड अब जो ये डेटा है जिसको पूरा कंप्लीट किया गया है, इसको रिलीज़ किया जाएगा इन ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा. ओके, तो जो भी मतलब अक्रॉस द ग्लोब कोई रिसर्चर्स इसके ऊपर अगर वो करना मतलब यूज़ करना चाहते हैं, तो उस डेटा में सीक्वेंसिंग करके, जिनोम सीक्वेंसिंग करके इसको इसमें अपलोड किया जा रहा है. ओके, और इसको एक्चुअली अभी मई में ही लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक ने. और इसमें 1000 जिनोम्स की सीक्वेंसिंग की गई है फ्रॉम नेसोफेरेंजियल एंड ओरोफेरेंजियल स्वैब्स विच आर कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल्स टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर COVID-19 बाय रियल टाइम PCR. तो उनके स्वैब्स को कलेक्ट किया, उनके सैम्पल्स को कलेक्ट किया गया है इस जिनोम सीक्वेंसिंग के लिए. सो दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू. यू हैव टू टेल मी व्हाट डू यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड बाय जिनोम सीक्वेंसिंग. ठीक है, पहला आपका KVIC के ऊपर क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन है जिनोम सीक्वेंसिंग के ऊपर. ओके, एंड बायो रिपोजिटरीज़ की अभी जो बात करी थी, तो ये बायो रिपोजिटरीज़
इसका पर्पस क्या है, जो इनएक्टिवेटेड वायरस है उसको आर्काइव करने के लिए, और इसके अलावा जो क्लिनिकल सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं जैसे ये नेसो ओरोफेरेंजियल स्वैब, स्टूल, यूरिन, सलाइवा, सीरम, प्लाज्मा, पीबीएमसी एंड सीरम, इन सब के जो सैंपल्स कलेक्ट किए जाएंगे उनको भी आर्काइव करने के लिए बायो रिपोजिटरीज बनाई गई हैं. ओके. Now, 4 more states or UTs have been linked with ONORC scheme, that is One Nation One Ration Card scheme. और ये किसके अंडर हुआ है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. और अभी 4 नए स्टेट्स कौन से जुड़े हैं स्टेट्स और यूटीज़? दैट इज़ जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड एंड उत्तराखंड. ओके. और अब इसके चलते क्या हो गया कि 80% ऑफ द टोटल NFSA, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जितनी पॉपुलेशन है वैसे जिनको ये सब राशन वगैरह मिलता था फेयर प्राइस शॉप से, उसमें 65 करोड़ यानी 80% ऑफ द पॉपुलेशन अब इस चीज़ के लिए एलिजिबल है कि वो फूड ग्रेन्स कहीं से भी. ONORC का पर्पस क्या है? वन नेशन वन राशन, मतलब अगर वो एलिजिबल हैं तो वो कहीं से भी अपना राशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. सो देयर इज़ द नेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स. पोर्टेबल है, आप किसी भी जगह जाओगे तो पोर्टेबल रहेंगे. सो ONORC इज़ एन एम्बिशियस प्लान और एंडेवर है डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का. तो वही फूड सिक्योरिटी एंटाइटलमेंट्स देने के लिए अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. तो वही फिजिकल लोकेशन जो भी मतलब जो भी एलिजिबल लोग हैं उनकी फिजिकल लोकेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. सो नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ठीक है. तो ये किसके अंडर आ रहा है? अंडर द ऑनगोइंग सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है. और इसमें खासकर किसके लिए फ़ायदा होगा? इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द माइग्रेटरी NFSA बेनिफिशरीज़. क्यों? क्योंकि वो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट के चलते उनको आए दिन अपनी जो प्लेस ऑफ ड्वेलिंग है उनको चेंज करनी पड़ती. फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोरोना का टाइम था तो कई सारे लोग जो थे बड़ी सिटी से वो उनको वहाँ पे जॉब लॉस हो रहा था, तो दे हैड टू माइग्रेट टू देयर नेटिव प्लेसेस. तो ऐसे केस में उनको अब राशन की अवेलेबिलिटी जो है वो अपने नेटिव प्लेस पे भी रहेगी. ठीक है. और वापस आएंगे तो फिर वो वापस जहाँ पे जॉब मिलती है वहाँ पे वो फिर से अपना राशन ले सकते हैं. ओके. So they can lift their entitled quota of food grains from any fair price shop. Okay. एंड ये किसके थ्रू होगा? थ्रू बायोमेट्रिक या आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा. और जो भी FPS रहेंगे, फेयर प्राइस शॉप्स रहेंगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू उनका ऑथेंटिकेशन करके उनको ये दिया जाएगा. ओके. नेक्स्ट वी कम टू इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन. सो पहला जो आया है वो इकोनॉमी के ऊपर आया है. व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर RBI एज इट डिसाइड्स द मॉनेटरी पॉलिसी नेक्स्ट वीक. तो अब नेक्स्ट वीक जो है RBI को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी करनी है. तो इस सेक्शन की सेंट्रल थीम क्या थी? बूस्टिंग ग्रोथ एंड कंटेनिंग इन्फ्लेशन. ठीक है. तो अब दोनों चीज़ों को करना, उसके लिए अलग अलग मेजर्स चाहिए होते हैं. तो अब RBI का फोकस क्या रहेगा उसके ऊपर ये चीज़ थी. ठीक है. तो अभी अगस्त 4 to 6 में RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो रिकन्वीन करेगी और अपनी नई मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी. अब प्रॉब्लम क्या है कि एक्चुअली में पेपर के अकॉर्डिंग जो RBI है दे आर रिक्वायर्ड टू टारगेट दी रिटेल इन्फ्लेशन, यानी कि CPI से जो मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से, एंड दे हैव टू इंश्योर दैट इट स्टेज एट 4%. CPI 4% लेवल पे रहना चाहिए विथ अ मार्जिन ऑफ 2 परसेंटेज पॉइंट्स, यानी 2% to 6% ±2. ओके. लेकिन अब बात यह है, ये तो केवल ऑन पेपर वाली बात है, बट RBI डजेंट लुक एट ओनली एट द रिटेल इन्फ्लेशन. उनको कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी देखना होता है, हालांकि ये प्राइमरी कंसर्न नहीं है. अब क्यों डिफरेंट सेट्स ऑफ मेजर्स और क्यों इस चीज़ की बात की जा रही है कि RBI किसको टारगेट करे? तो उसकी वजह यह है कि इन्फ्लेशन जो है वो राइज कर रहा है और ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा फॉल्टर कर रही है. ओके. एंड GDP ग्रोथ रेट जो है वो ये भी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि नेगेटिव रहेगा. ओके.
सो रिटेल इन्फ्लेशन भी जो है अभी वो 6% मार्क, जो हमने बोला CPI 2% टू 6% के बीच में होना चाहिए, तो इस साल जो है वो 6% से ज़्यादा ही जा रहा है। तो ग्रोथ नेगेटिव और इन्फ्लेशन मोर देन व्हाट इज़ द मार्जिन, ठीक है, जितना अलाउड है उससे ज़्यादा जा रहा है। तो अगर ग्रोथ को बूस्ट करना होता है तो उस केस में इंटरेस्ट रेट्स को RBI को कट करना पड़ेगा, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और इन्फ्लेशन, आपको पता है कि इन्फ्लेशन, महंगाई अगर ज़्यादा रहती है तो उस केस में RBI की पॉलिसी ये रहती है कि जो रेपो रेट्स वगैरह होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, उनको इंक्रीज़ किया जाता है। ओके, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो अपोजिट जा रही हैं। तो अब वही है कि इस वजह से अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं दे आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट डिसीजंस फ्रॉम RBI। जैसे SBI का कहना है कि RBI रेपो रेट अनचेंज रखेगा, वैसे ही कोटक महिंद्रा बैंक के कोई एक्सपर्ट सीनियर इकोनॉमिस्ट है तो उनको लग रहा है कि वो कुछ पॉइंट्स कट कर सकते हैं। लेकिन RBI के लिए केवल ये कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब बात यह है कि अगर CPI जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन, यदि वो ज़्यादा है तो उससे लोगों को लगेगा कि प्राइसेस और ज़्यादा अप जाएंगे। ओके, और जो WPI है, दैट इज़ होलसेल इन्फ्लेशन, अब उसकी भी अगर बात की जाए, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो प्रोड्यूसर साइड पे देखा जाता है, तो वो जो है वो नेगेटिव है, दैट इज़ द प्राइसेस आर कमिंग डाउन। ठीक है, कंज्यूमर साइड पे महंगाई है और प्रोड्यूसर साइड पे जो प्राइसेस हैं वो कम है, यानी कि प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो लूजिंग आउट ऑन द प्राइसिंग पावर। ओके, नाउ इफ़ RBI ओनली लुक्स एट CPI, तो वो जैसा मैंने बताया कि इंटरेस्ट रेट को हायर रखना पड़ेगा। ओके, और मतलब वही है कि ये चीज़ होलसेलर्स वगैरह नहीं चाहेंगे, और अगर वो इंटरेस्ट रेट को कट करते हैं तो फिर उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, सो दिस इज़ अ रिपीटेड पॉइंट बेसिकली। एंड इसके अलावा NPAs की भी अगर बात की जाए, अब इनके लिए एक और कॉम्प्लिकेशन है। एक हमने CPI की बात करी और ग्रोथ रेट की बात करी, फिर हमने WPI की बात करी, और अब हम बात कर रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आई थी लास्ट वीक, उसके अकॉर्डिंग जो ग्रॉस NPAs हैं वो इस साल मार्च 2020 में 8.5% थे, और उसका एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि 2021 नेक्स्ट ईयर तक वो सीधे जंप करके 14.7% पहुंच जाएंगे। ओके, तो इस केस में ये भी पॉसिबल है कि RBI जो है इट मे प्रोवाइड अ वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन्स। ठीक है, तो अभी मॉरेटोरियम पीरियड तो हालांकि इन्होंने बढ़ाया हुआ ही है, पर रिस्ट्रक्चरिंग का भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Now, second explained section is that why is Delhi conducting another sero survey and who will be tested. ओके, तो अभी ये सेकेंड सीरोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है 11 डिस्ट्रिक्ट्स में, टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट कुड हैव डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द नोवेल कोरोना वायरस। ओके, कितने लोग जो हैं ऑलरेडी एंटीबॉडीज डेवलप कर चुके हैं। तो सीरोलॉजिकल सर्वे होता क्या है? सीरोलॉजिकल सर्वे या फिर सीरो सर्वे जो होता है वो ये डिटेक्ट करने के लिए होता है वेदर द पर्सन बीइंग टेस्टेड हैज़ डेवलप्ड एंटीबॉडीज अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ठीक है, तो अगर कोरोना वायरस उस इंसान को अगर इन्फेक्ट किया होगा, किसी पर्टिकुलर इंसान को यदि वो इन्फेक्ट करता है, तो जो आपका इम्यून सिस्टम होता है, वो बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है, विच आर बेसिकली प्रोटीन्स। ओके, एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? दे आर द प्रोटीन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडीज इम्यून सिस्टम टू फाइट एक्सटर्नल ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरसेस दैट एंटर द बॉडी। ठीक है, पर ये कब प्रोड्यूस होती हैं एंटीबॉडीज़? केवल तब होती हैं जब इन्फेक्शन हो चुका है। ठीक है, और ये स्पेसिफिक होती हैं टू द अटैकिंग वायरस या बैक्टीरियम। ओके, तो अगर आपको कोरोना ने अगर आपको अटैक किया है तो आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के अगेंस्ट ही डेवलप हुई होंगी। ओके, सो जो ये सीरो सर्वेज होते हैं, दे हेल्प टू असेस हाउ वाइड स्प्रेड कोविड-19 कुड हैव बिकम इन द कम्युनिटी, कितना वाइड स्प्रेड ऑलरेडी हो चुका है। और अब बात यह कि अब सब लोगों में तो इसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है कि जितने केसेस हुए हैं सब में डिटेक्ट किया जाए, तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें रैंडम सेट्स ऑफ पीपल लेते हैं। सो इट इज़ एन इनडायरेक्ट वे ऑफ एस्टिमेटिंग द एक्सटेंट। ठीक है, क्या पहले सीरोलॉजिकल सर्वे दिल्ली में हो चुका है? हाँ, हो चुका है। वो ICMR ने किया था ऑल ओवर द कंट्री एंड विथ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड
द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड WHO इंडिया। ठीक है, ये मई में किया गया था और इसमें ये पता चला था कि जितनी सर्वेड पॉपुलेशन थी उसका 0.73% जो था इट हैज़ बीन अर्लियर एक्सपोज्ड टू SARS-CoV-2। ऑलरेडी 0.73% जो पॉपुलेशन का जो सर्वेड पॉपुलेशन थी उसका 0.73% जो है उनको वो एक्सपोज हो चुके हैं। ठीक है, तो खासकर इसमें जो सेट्स उठाए गए थे वो कंटेनमेंट जोन्स और हॉटस्पॉट सिटीज़ के लिए गए थे। अब इस नए सर्वे में क्या होगा, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये जो सिरो सर्वे है ये हर महीने के स्टार्टिंग के 5 डेज़ में किया जाएगा, ताकि जो डिज़ीज़ की ट्रेजेक्ट्री वो किस डायरेक्शन में जा रही है उसको मॉनिटर किया जा सके। ओके, नाउ वन मोर थिंग, प्लीज रिमेंबर दिस, दैट सिरो सर्वेज दैट लुक फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज ड्रॉ ब्लड सैंपल्स। ठीक है, जब एंटीबॉडीज का प्रेजेंस देखना होता है जैसे कि अभी है तो वो ब्लड सैंपल से देखते हैं, और सिरो सर्वेज में और जब वायरस वगैरह की टेस्टिंग करनी होती है तो उस टाइम पे नोज या थ्रोट स्वैप्स को लिया जाता है, एंटीबॉडीज के लिए ब्लड सैंपल लिया जाता है, ये याद रखना। Now third explained was about how postal voting in the US works. तो actually में नवंबर में US presidential election होने हैं and many states are making postal voting options more accessible due to the coronavirus pandemic. तो आपको पता भी है कि US में सबसे ज़्यादा इस पेंडेमिक ने इन्फेक्ट किया है, तो इसलिए अब इलेक्शंस की वजह से पोस्टल वोटिंग की बात वहाँ के सारे स्टेट्स कर रहे हैं। अभी इसी के चलते वैसे क्या होती थी, नॉर्मली इन पर्सन वोटिंग होती थी, बट अभी पोस्टल बैलेट्स का क्यों कह रहे हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। अब इसमें दिक्कत क्या है कि रिपब्लिकन्स हैव आर्ग्यूड कि ये जो पोस्टल वोटिंग है इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ वोटर फ्रॉड। ठीक है, और इस हफ्ते ट्रंप ने भी ऐसे क्लेम्स किए हैं कि रिगिड इलेक्शंस वगैरह हो रहे हैं, खासकर न्यूयॉर्क स्टेट में। अब इसमें जो ये पोस्टल बैलेट वगैरह आता है तो ये एक तरीका, ये क्या कहना चाहते हैं कि आप इन पर्सन यानी आप खुद जाके वहाँ पे वोट नहीं डाल रहे हो, इसी के लिए दूसरे टर्म्स जैसे होते हैं मेल इन वोटिंग एंड एब्सेंटी वोटिंग। ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली जो है US जो है यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे अलग अलग स्टेट में इंडिविजुअल स्टेट्स में अलग अलग बस टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, इसलिए ये डिफरेंस आता है। ओके, एंड रिमेंबर वन थिंग कि जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इट प्रोवाइड्स फॉर अ सेपरेट रूल मेकिंग इलेक्शन कमीशन। जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक अलग से हमारे यहाँ पे बॉडी बनी हुई है जो कि इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट करती है, एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, यानी वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अलग से एक सेपरेट बॉडी है। ओके, जबकि US के जो इलेक्शंस होते हैं सारे फेडरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शंस या लोकल इलेक्शंस होते हैं, उनको डायरेक्टली जो इंडिविजुअल स्टेट्स की गवर्नमेंट है वो खुद ऑर्गेनाइज करती है। ओके, तो अब डिफरेंस क्या है, अलग अलग स्टेट्स करेंगे तो अब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिस्टम होता है, तो वैसे हर सिंगल स्टेट में पोस्टल वोटिंग का उन्होंने अलाउ किया हुआ है सर्टन सर्कमस्टांसेस में, लेकिन डिफरेंस ये है कि कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे 17 स्टेट्स जो हैं वहाँ पे एब्सेंटी बैलेट्स केवल तभी प्रोवाइड किए जाते हैं जब कोई एक एक्सक्यूज़ होता है, इफ़ दे प्रोवाइड एन एक्सक्यूज़ एज टू वाई दे कैन नॉट बी प्रेजेंट इन पर्सन ऑन इलेक्शन डे। आप इन पर्सन क्यों नहीं कर सकते हो, आपको उसका रीज़न देना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एब्सेंटी वोटिंग अलाउड रहेगी। लेकिन जो बाकी स्टेट्स हैं वहाँ पे आप बिना किसी एक्सक्यूज़ के एब्सेंटी वोटिंग कर सकते हैं। ओके, अब 2020 इलेक्शंस जो होने हैं तो अब ज़्यादातर स्टेट्स यही कोशिश कर रहे हैं, दे आर मेकिंग दीज ऑप्शंस मोर एक्सेसिबल ड्यू टू द पेंडेमिक, और वो इसलिए वोट बाय मेल जो है कि आप मेल वगैरह करके आप वोटिंग कर सकते हो, दैट इज़ पोस्टल बैलेट जिसको कहते हैं। ओके, एंड एक और इसमें यहाँ पे एक डेटा है कि 2016 इलेक्शन में 24% जो वोटिंग हुई थी इट हैपेंड थ्रू पोस्टल बैलेट्स। ओके, तो इस बार कोरोना के चलते प्रपोर्शन और ज़्यादा हाई जाना है। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूज़ ऑफ टुडे ऑफ PIB एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए, एंड जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए उनको आंसर करने की कोशिश कीजिए। दैट इज़ ऑल फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।